हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम साइंस के आपके प्रैक्टिस सेट या फिर कहें एग्जाम पेपर के बारे में। ये आपका बेसिकली पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट था जो कि आपका 9 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराया गया था। तो इस पेपर को सॉल्व करवाने की मेरे दो मोटिव है। एक तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था फॉर पीएचडी, वो उन लोगों को आंसर की मिल जाएगी, और साथ में ही जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर पीएचडी या फिर जो लोग जो भी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपका टीजीटी लेवल से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो क्वेश्चन किस किस तरीके से डेवलप होते हैं, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों की भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट जो भी आप होम साइंस से कनेक्टेड हैं, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी एंट्रेंस के लिए, यू शुड गो थ्रू दिस वीडियो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है और कैसे सॉल्व होता है। इन फ्यूचर जब आगे वैकेंसीज आएंगी तो उन लोगों को भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो होम साइंस का बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट कोड था वो 25 रखा गया था, और इसमें जो आपकी बुकलेट है वो ए सीरीज है जिसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे आपको सारे अपने रोल नंबर वगैरह सारे एग्जाम्स में जैसे होते हैं वैसे आपको मिलता है। आपको 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और 1 घंटे में आपको ये सॉल्व करना होता है। एक पेपर आपका फर्स्ट पेपर होता है वो आरएम यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, वो भी 50 नंबर का। 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड जो होता है वो है आपका। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है पोस्टर की एबीसीडी का अर्थ क्या है। तो पोस्टर की एबीसीडी क्या होती है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड कंप्लीट, या फिर अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव, आपका क्रिएटिव, ब्रीफ एंड कंप्लीट। तो देखिए, आप अगर इसमें आंसर सिलेक्ट करेंगे तो आपका बी और सी तो आप वैसे ही आप अपने आप निकाल देंगे, क्योंकि इसमें ए और ए के साथ में सी दिया हुआ है, बी का फुल फॉर्म नहीं दिया है, और डी में आपका सी दिया है, बी दिया है और फिर सी दिया है, लेकिन आपका ए का कोई भी फुल फॉर्म नहीं दिया है। तो सी और डी आप इस तरीके से निकाल देंगे, बचा आपका ए और बी। तो इन दो क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए आपको, क्योंकि कंप्लीट भी होना चाहिए पोस्टर अपने आप में और क्लियर भी होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव और ब्रीफ तो दोनों ही ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, दोनों सेम है, लेकिन जो लास्ट आपका कंप्लीट और क्लियर बच रहा है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ब्रीफ होगा तो अपने आप में कंप्लीट आप उसको रखेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी को देंगे उसमें, बट इट शुड बी क्लियर, विजिबली क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सन की वो क्लियर हो जाए, जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो एबीसीडी ऑफ पोस्टर मीनिंग इज अट्रैक्टिव, क्लियर एंड कंप्लीट, यानी कि आकर्षक, संक्षिप्त और आपका स्पष्ट होना चाहिए ये अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ बैलेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम इज वन विच कंसीडर, यानी कि एक संतुलित विस्तार कार्यक्रम वह है जो मानता है लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, नीड एंड डिजायर्स ऑफ पीपल, बोर्ड बेस्ड प्रोग्राम एंड गिव प्रॉपर कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स, रिसोर्सेज एंड टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका एक संतुलित विस्तार कार्यक्रम वह है जो कि आपके तथ्यों पर उचित विचार करता है और संसाधन और समय पर उचित विचार करता है, यानी कि गिव्स प्रॉपर कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स, रिसोर्सेज एंड द टाइम। देखिए, इसमें आपका आंसर बी भी हो सकता है, नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल। तो आपका ये जो आपका डी ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन भी कवर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी। उसके बाद आता है अ ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन इज, यानी कि कार्यवाही का एक जो ब्लूप्रिंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये एक परियोजना होती है, एक प्रोजेक्ट कहलाता है, यानी कि जब आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हाउ वी विल वर्क, व्हाट विल बी आवर मोटिव, क्या हमारा मोटिव होगा, क्या उद्देश्य रखेंगे हम, क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे, किस तरीके से उसको कंडक्ट करेंगे, ये सब आपका ब्लूप्रिंट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपका, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन किस पर वर्क करता है? ये वर्क आपका करता है लर्निंग बाय टीचिंग, यानी कि आपका 4th का करेक्ट आंसर है कि आप जो भी आप दिखा रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके द्वारा सीखना, यानी कि शिक्षण द्वारा सीखना, क्योंकि आप उसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उससे व्यक्ति सीख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द टू क्लोजिंग प्रोसीजर्स आर कॉल्ड। जो आपके दो समापन प्रक्रियाएं हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये आपका है आपका अनुबंध बंद और गुंजाइश सत्यापन, अनुबंध बंद करें और परियोजना बंद करें, परियोजना बंद करना और उत्पादन सत्यापन, और प्रोजेक्ट क्लोजर और सीखे गए सबक। तो जो आपका दो क्लोजिंग आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट क्लोजर एंड लेसन क्लोजर्स होते हैं, यानी कि आपका क्या प्रोजेक्ट है और आपने उससे क्या लेसन लिया है, तो आपकी समापन प्रक्रियाएं कहा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अलाउड अ कूलिंग ऑफ पीरियड बट सेल्डम रिजॉल्व द इशू इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि संघर्ष समाधान के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल कूलिंग ऑफ अवधि की अनुमति देता है लेकिन शायद ही कभी इस मुद्दे को लंबी अवधि में हल करता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समस्या को सुलझाना, निकासी, जबरदस्ती या फिर चौरसाई। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम से विड्रॉल कर जाते हैं यानी कि निकासी ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें उस संघर्ष में समाधान तो ले लेते हैं लेकिन कूलिंग ऑफ की अनुमति नहीं होती है। मतलब हम उस चीज से पीछे हट जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम, वो सब क्योस चल रहा होता है कि ये उसने ऐसे कहा, उसने ये किया, मुझे ये जवाब देना था। हमने बेशक विड्रॉल ले लिया बट हम लोगों ने क्योंकि अपना इमोशनल कथासिस उसकी तरफ शो नहीं किया तो हमारा कूलिंग डाउन नहीं हो पाते, हम कूल डाउन पीरियड हमारा नहीं आ पाता है, जिस कारण से ये जो प्रोसेस होती है इसे हम विड्रॉल की प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द रिसीवर फिल्टर्स मैसेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कल्चर, सिमेंटिक्स, लैंग्वेज एंड डिस्टेंस। तो 7th का करेक्ट आंसर क्या होगा? दूरी के बेसिस पर जो रिसीवर होता है निम्नलिखित के अलावा किसी अलावा सभी के आधार पर संदेशों को फिल्टर करता है। देखिए कोई भी मैसेज आएगा, आप अपने कल्चर के बेसिस पर देखेंगे, आपको न्यूज में आप बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही है, इफ यू विल सी समथिंग रिलेटेड टू योर कल्चर, आप उसको सबसे पहले लेंगे। फिर उसके बाद आप सिमेंटिक्स पर जाएंगे, अर्थ विज्ञान पर जाएंगे, लैंग्वेज पर जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस पर आप फोकस नहीं करेंगे कि कितना डिस्टेंस है, मेरे से कितनी दूरी पर है, क्या है, इस चीज पर आप फोकस नहीं करेंगे। बट तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें पूछा है कि किस पर नहीं करता है फोकस, तो वो है आपका दूरी पर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। समूह विचार मंथन निम्नलिखित को छोड़कर सभी को प्रोत्साहित देता है। द ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से किसको नहीं करता है एनकरेज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए टीम बिल्डिंग पर करता है क्योंकि समूह की बात हो रही है तो टीम की तो बात अपने आप आ जाएगी। फिर है एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो हम ऑल्टरनेटिव्स को भी एनालिसिस करेंगे, विकल्पों का विश्लेषण करेंगे। फिर है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर सोचना, केवल उसके विभिन्न आयामों पर न सोचना। और आपका है दूसरा फोर्थ आपका आता है अनइनहिबिटेड वेरिएबल्स, यानी कि अप्रतिबंधित मौखिकीकरण। तो हम इनके बारे में भी सोचते हैं, तो सोचते किसके बारे में नहीं है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो आपकी संकुचित होती है, जिसका विस्तार नहीं हो सकता, जिसके विभिन्न पहलुओं पर सोचा नहीं जा सकता, इसीलिए ये इसका एक पार्ट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। द क्रिटिकल एलिमेंट इन अ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इज। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका जो क्रिटिकल एलिमेंट होता है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोसेस रिपोर्ट या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टिव, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कस्टमर। देखिए जो भी आपका एक परियोजना की संचालन प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो आपके सारे ही पहलुओं को देखता है, उसके अप एंड डाउन को, उसके बेनिफिट्स को, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को, सबको देखता है और उसको वो फिर एक इम्प्लीमेंट करता है। तो एक जो आपकी परियोजना होती है उसकी संचालन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कला के दृश्य तत्वों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेखा, अंदाज, रंग या आकार। तो आपके जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं उसमें लाइन है, स्टाइल है, शेप है, ये तीनों ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं एक्सेप्ट कलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का होगा आपका सी, कलर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइन आर यूज्ड टू क्रिएट
शेडिंग इफेक्ट्स, जब आपको शेडिंग इफेक्ट्स को क्रिएट करना है तो आप इसमें किसको इंक्लूड करते हैं, आप इसको में इंक्लूड करते हैं हैचिंग को। हैचिंग इज यूज फॉर दी शेडिंग पावर, शेडिंग इफेक्ट के लिए हैचिंग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डीलिंग विद बैलेंस इन अ कॉम्पोजिशन एन आर्टिस्ट और डिजाइनर इज एक्चुअली डीलिंग विद, जब किसी भी आप संरचना में संतुलन का काम कर रहे होते हैं तो उस समय कलाकार जो है वो किस चीज से डील कर रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, विजुअल वेट को, यानी कि ये देखता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा भारीपन तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा चीज हैवी तो नहीं लग रही है देखने में, ऐसा हो कि कहीं आपने आंखों पर ज्यादा फोकस कर दिया है एक डिजाइन बनाते वक्त और बाकी आपकी जो नोज और आपकी लिप्स हैं वो आपके बहुत लाइट है या फिर वो एम्फेसिस नहीं हो रहे हैं, तो किसी भी एक चीज पर्टिकुलर चीज पर फोकस ना करके वो विजुअल वेट को बहुत ध्यान देता है कि एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी रचना का प्रत्येक पक्ष बिल्कुल समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सिमेट्रिक बैलेंस। देखिए एक होता है आपका एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और रेडियल, 3 बैलेंस मैंने आपको पढ़ाए थे होम मैनेजमेंट में, चाहे आप टीजीटी पीजीटी में देखें चाहे आप एलटी ग्रेड में देखें, मैंने इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। तो आपका एब्सोल्यूट बैलेंस आपको कोई भी नहीं होता है, ओनली देयर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस इन होम मैनेजमेंट। तो इसमें आपका देखिए एसिमेट्रिक होगा नहीं क्योंकि ये विषम है, जहां पर आपका एक साइड लैंप रख दी जाती है आपके बेड के साइड में और एक साइड पे स्टूल लगा दिया जाता है, तो ये आपका एसिमेट्रिकल हो गया। लेकिन जब बेड के दोनों साइड पर स्टूल्स रखे होते हैं, दोनों साइड पर एक जैसी लैंप होती है, तो वो आपका सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, तो ये इसमें फोकस किया जाता है। रेडियल तो आपको पता है कि जैसे कि सूर्य की किरणें बाहर की तरफ फैलती है गोल आकार आकृति से, उसी तरीके से आपका रेडियल बैलेंस होता है, तो इसमें ये भी फॉलो नहीं होगा। तो इसीलिए किसी में बिल्कुल समान संरचना जब दिखानी होती है तो आप सिमेट्रिक बैलेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू सम कांस्टेंट सच एज द ह्यूमन फिगर इज कॉल्ड, किसी स्थिरांक के संबंध में किसी वस्तु के आयाम जैसे मानव आकृति क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जी होगा स्केल। देखिए जब भी आप कोई आपने 10th-12th में भी अगर ड्राइंग लिया होगा तब आपने देखा होगा कि आपको एक फ्लावर पकड़ा देते हैं ड्यूरिंग द आपका एक्सटर्नल जब एग्जाम्स होते हैं फाइनल बोर्ड के, और कहते हैं इसके बेसिस पर आप अपना बनाइए, अपना जो भी आप बना रहे हैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, कहेंगे आप इसके बेसिस पर आप बनाइए। तो आप क्या करते हैं, आप एक स्केल ले लेते हैं, आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर थिंग है इसकी जो हाइट है वो आपकी 9 स्केल है, इसकी विड्थ जो है वो आपकी 3 स्केल है। तो इसके बेसिस पर आप क्या करते हैं, आप उसको स्केल की तो बिहाफ पर नाप कर और उस चीज की जो जितने भी आयाम होते हैं उनको फॉलो करते हुए उसकी ड्राइंग को बना देते हैं। तो इस तरीके से फॉलो किया जाता है, स्केल को यूज किया जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं थोड़े से। देखिए पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है इफ यू आर लुकिंग फॉर पीएचडी एग्जाम एंट्रेंस, तो आप बेसिकली बेसिक सी चीजों पर अपना फोकस कर और आरएम को देखकर आसानी से जा सकते हैं। इसमें 50% का आई थिंक पासिंग होती है, आप उसके बेसिस पर आसानी से अपने एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे क्वेश्चन आई थिंक 14, हाँ जी, तो ये हो गया स्केल होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है स्टार्च, स्टार्च इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये शर्करा नहीं होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ब्लड शुगर, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको पता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपका टीजीटी पीजीटी में यूजुअली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लिंकेज फॉर्म बिटवीन द मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड, जो आपकी मोनोसेक्राइड इकाइयां होती है उनके बीच में कौन सा लिंकेज क्रिएट होता है, तो वो आपका होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सर ग्लाइकोसाइडिक क्योंकि ग्लूकोज से कनेक्टेड है, तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा तो आप उसको करेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो 17 का आंसर होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखिए जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, पूरे सारे ऑप्शन पढ़कर नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन मसल ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज इज, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर,
अत्यधिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और हमारी मांसपेशियों में थकान होने लगती है तो हमारी बॉडी में क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है। जब एनर्जी ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन जाती है आपका, तो उस ड्यूरेशन में आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा यौगिक खाद्य वर्णक नहीं है? विच कंपाउंड इज नॉट अ फूड पिगमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पैक्टिन। पैक्टिन जो होता है वो आपका यूजुअली बेसिकली आपका होता है जो आपका जैम जेली बनाने के लिए यूज होता है। तो ये आपका कोई भी कलर पिगमेंट नहीं होता है, बल्कि आपका ये एक जैम जेली को बनाने के लिए आवश्यक तत्व होता है, जिसकी हेल्प से आपका जो जैम जेली है वो अच्छी तरीके से जमने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विच इन द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऑफ टॉडलर इन इंडिया? कौन सी आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम टॉडलर एज में यानी कि बच्चों में देखने को मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? प्रोटीन एंड एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, PEM आपका यूजुअली देखने को मिलता है, इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ डाइटरी सर्वे टू असेस द न्यूट्रिशन इनटेक बाय एडोलसेंट लिविंग इन अ हॉस्टल? अगर कुछ एडोलसेंट हॉस्टल में रह रहे हैं और आपको न्यूट्रिशन सर्वे करना है तो इनमें से कौन सा मेथड आपको लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? तो इसमें है आपका बैलेंस शीट मेथड। मुझे लगता है ये जो आपका आंसर शीट आपकी यूनिवर्सिटी की साइड से दी है उसमें बैलेंस शीट आंसर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका डाइटरी हिस्ट्री मेथड या फिर फूड फ्रीक्वेंसी मेथड होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट मेथड जो है वो आपका होम मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि कितना कहाँ खर्चा हुआ। जब आप बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में तो वहां पर आपका फूड फ्रीक्वेंसी मेथड या फिर डाइटरी हिस्ट्री मेथड यूज किया जाना चाहिए, बट आपका जो करेक्ट आंसर इस ड्यूरेशन में दिया हुआ है वो है आपका बैलेंस शीट मेथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव? इनमें से प्रिजर्वेटिव कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका मक्खन, सी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी। बटर जो होता है वो आपका प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, क्योंकि जो शुगर है वो आप मुरब्बे वगैरह में डालकर यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। उसके बाद विनेगर का भी आप यूज करते हैं अचार बनाते समय, और नमक का भी अचार बनाते समय यूज करते हैं। तो जो आपका प्रिजर्वेटिव नहीं होता है वो आपका है आपका बटर, मक्खन नहीं होता है। हालांकि आपका इसका आंसर दिया हुआ है इनकी साइड से चीनी, शुगर को ये प्रिजर्वेटिव नहीं मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। हु कंसिडर्ड एडोलेसेंट एज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ही इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, हु एक्सप्लेन एडोलेसेंट एज द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाई फॉर्मेशन? तो इसको एक्सप्लेन करने वाले एरिक एरिक्सन थे, जिन्होंने किशोरावस्था की पहचान निर्माण की अवस्था में इसको समझाया है या फिर एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ दीज स्टेजेस इन पीरियड आर रीएक्टिवेशन ऑफ सेक्सुअल अर्ज अकॉर्डिंग टू फ्रूड? फ्रूड की जो आपकी थ्योरी है उसमें उसके बारे में पूछा गया है। कौन सी आपकी कौन सा चरण है जो कि यौन आग्रह पुनः संक्रियन की अवधि होती है? तो 25 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। इसका आपका करेक्ट आंसर है सी, एडोलेसेंट स्टेज को कहा है उन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, एनल स्टेज। एनल स्टेज यानी कि गुदा जो आपकी चरण होता है, इसको इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इज द फॉलोइंग स्टेज गिवन बाय एरिक एरिक्सन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? फर्स्ट स्टेज। 27 क्वेश्चन, प्रपोजिशनल स्टेज करस्पॉन्डेंस टू, जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी पियाजे की थ्योरी की, तो उसकी जो आप ये स्टेज किस ईयर से बिलोंग करती है? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? सी, 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था याद रखने का कि किसके बाद कौन सी स्टेज आती है और कौन सा ईयर है, वो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर वहीं कर दूंगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, ओनली ब्रेस्ट फीड शुड बी गिवन टू द इन्फेंट अप टू द एज ऑफ?
किस एज तक देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है आपका 6 महीने तक। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, वीनिंग शुड बी स्टार्टेड विद, वीनिंग किस फूड से स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो ये आपका लिक्विड से स्टार्ट, यानी कि तरलीय पदार्थ जो होते हैं उनसे वीनिंग स्टार्ट की जानी चाहिए, जो कि 6 महीने के बाद में बच्चे को स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन 30 है, इमोशनल कैथारसिस का क्या अर्थ होता है? तो इमोशनल कैथारसिस का मतलब होता है आउटबर्स्ट, यानी कि विस्फोट हो जाना। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, परेशान है, या जो चीज आपको बहुत बुरी लग रही है उसके बारे में जब आप एकदम से ब्रेकआउट कर जाते हैं, जब आप आउटबर्स्ट कर जाते हैं, वो आपका इमोशनल कैथारसिस होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 जो है वो आपका क्वेश्चन है, अथॉरिटेटिव पेरेंट शोज क्या दिखाते हैं? आधिकारिक जो माता पिता होते हैं वो किस तरीके का व्यवहार दिखाते हैं? तो वो वार्म और स्थिरता वाला, यानी कि वार्म एंड कंसिस्टेंट, गर्मी और स्थिरता यानी कि वार्मथ एंड कंसिस्टेंसी वाला बिहेवियर आपका शो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में, अकॉर्डिंग टू द फ्रूड, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन, तो ये किस में दिखता है? ये बॉयज में फैलिक स्टेज में देखने को मिलता है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा होता है। अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा, हम लोग उसको भी डिस्कस कर चुके थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, एन अप्रोच दैट व्यूज ह्यूमन माइंड एज अ सिंबल मैनिपुलेटिंग सिस्टम थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि सूचना का जो प्रसंस्करण की जो प्रक्रिया होती है वो मानव मन में एक प्रतीक की हेराफेरी की प्रणाली के रूप में देखती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। इसमें प्राइमरी कलर अकॉर्डिंग टू मुंसेल कितने हैं? मैंने मुंसेल और प्रेंक थ्योरी दोनों आपको पढ़ा रखी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 होते हैं इसमें। फिर है टीनेजर्स आर दोज एजेंट्स विच, जो आपका टीनेजर्स नहीं, टेरोटेजेंट्स जो होते हैं वो कौन से एजेंट्स होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एडवर्सली इफेक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि विकास पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं वो आपके टेराटोजेंट एजेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन 36 की तरफ चलते हैं। द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इंक्लूड, तो इसमें किस किस को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा आपका सस्टेनेबिलिटी को, कम्युनिटी बेस्ड को, पार्टिसिपेटरी को, आपका नेक्स्ट है आपका एसेट बेस्ड को, और सेल्फ रिलायंस को, यानी कि स्थिरता, सामुदायिक आधारिता, भागीदारी, संपत्ति आधारित और आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 37 की तरफ। According to the principle of extension education, the principle which is based on discussion and suggestion, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो आपका चर्चाओं और सुझावों पर आधारित होता है? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच, क्योंकि डेमोक्रेटिक अप्रोच इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका चर्चाओं और सुझावों की बात इसमें की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका फास्टेस्ट मेथड ऑफ पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेकिंग का सबसे तेज तरीका कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है फ्लैट पैटर्न। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपको ड्राफ्ट बनाना होगा, कटिंग करनी होगी, तब आप करेंगे। ड्रेपिंग में आप किसी एक डमी पर उसको बनाकर लगाकर देखेंगे। तो फ्लैट पैटर्न जो होता है वो सबसे ईजी और सबसे फास्टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डार्ट अमंग स्टेज टुगेदर, एक साथ मिले हुए डार्ट नियंत्रण की मात्रा जितनी अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा द ग्रेटर द बल्ज, यानी कि उभार उतना ज्यादा देखने को मिलता है जितना डार्ट जो है वो मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। फिटिंग डार्ट शुड पॉइंट टूवर्ड्स, जो फिटिंग डार्ट्स होती है वो किधर इशारा इंगित करें? वो आपका करेंगी ऑप्शन नंबर डी, हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द बल्ज, जहां पर आपको सबसे ज्यादा उभार दिखाना है, उच्चतम बिंदु दिखाना है उभार का, वहां पर इसको हम शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 41 की तरफ चलते हैं। शिफ्टिंग द डार्ट कंट्रोल, तो ये जो आपकी शिफ्टिंग डार्ट कंट्रोल करते हैं वो आपका आता है और अल्टर द शेप एंड डिजाइन ऑफ पैटर्न पीस, जो आपका पैटर्न के टुकड़े के आकार और डिजाइन को बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, बोट नेकलाइन इज सुटेबल फॉर अ गर्ल विद, ऐसी लड़की के लिए बोट लाइन ज्यादा उपयुक्त होती है जो कि आपका लॉन्ग फेस, जिसका चेहरा लंबा होता है उसके लिए, यानी कि लॉन्ग फेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, विथ फेनल शर्ट, यानी कि फेनालिन की जो शर्ट होती है उसके साथ में
किस तरीके की कॉलर ज्यादा सुटेबल रहेगी? क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेंडी कॉलर इज सुटेबल। जो ऑर्गेंडी का जो कपड़ा होता है उसकी कॉलर आपकी सूट करेगी। क्वेश्चन नंबर 44, द शाइन ऑन साटिन वूवन फैब्रिक इज कॉज्ड बाय। किस कारण से होती है ये शाइन? ये शाइन आपकी होती है आपके मिश्रित फाइबर के कारण, यानी कि जो ब्लेंडेड फाइबर्स होते हैं उनके कारण इसमें ये शाइन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45, वन yarn कैन फॉर्म द एंटायर फैब्रिक। तो ऐसे फैब्रिक को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 45, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वूवन फैब्रिक, यानी कि जो आपके बुने हुए कपड़े होते हैं उनमें एक ही धागे से, यानी कि जो आप जो स्वेटर वगैरह बनाते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 में आपका है फेल्टिंग कॉज फाइबर टू बिकम। फेल्टिंग से क्या होता है? फेल्टिंग से आपका परमानेंट इंटरलॉकिंग हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका एंट्रोपॉफी, यानी कि एंट्रोफी का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है ऊर्जा मुक्त ऊर्जा में वृद्धि करना, यानी कि इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। 48 है आपका ग्रुप ऑफ पीपल whom an individual consult from before talking an important discussion is known as। जब आप किसी व्यक्ति का एक समूह जिससे व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए परामर्श करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं रेफरल ग्रुप्स। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? एक छोटा डॉक्टर जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है वो एक एमडी को, जैसे कि एमबीबीएस है, वो एमडी को आपको रेफर कर देगा, तो एक रेफरल ग्रुप के पास जाके आप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज। तो डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग, वन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर, क्यों इसमें पूछा है कि कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो आपका स्टिमुलेशन यानी कि उत्तेजना के द्वारा भी होता है। जैसे कि कोई बच्चा है वो आपका अभी सांप से नहीं डरता है, पर एनी हाउ उसको पता चल जाए कि ही बाइट्स, या फिर उसने उसको बाइट कर लिया है तो उसको पता चल जाएगा, उसको स्टिमुलेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से ये बाइट कर सकता है और किस तरीके से मुझे हार्म पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से जो आपका डेवलपमेंट है वो स्टिमुलेशन के थ्रू भी होता है। तो यहाँ हमने जो आपका ये प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या प्रीवियस एंट्रेंस पेपर है वो आपका डिस्कस कर लिया है। ये आपको हेल्पफुल रहेगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक गैप के बाद जब आप वीडियो बनाते हैं तो यू आर नॉट एबल टू थिंक कि आपको किस एरिया में वर्क करना है। सो काइंडली सजेस्ट मी फर्स्ट, देन आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज फॉर यू, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो फॉर श्योर जल्दी आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।